हेलो एवरीवन। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में और नेक्स्ट चैप्टर, एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, बहुत सारे बच्चों 11th वाले बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्या कोई ये मैथमेटिकल टूल्स करके कोई चैप्टर है क्या। तो देखो ये कोई चैप्टर नहीं है। जो फिज़िक्स है उसको पढ़ने के लिए कुछ मैथ्स चाहिए हमको, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ें तो आप बचपन में सीख चुके हो, बट कुछ ऐसी मैथ्स भी है जो आपने सीखी नहीं। अब जैसे कुछ मैथ्स ऐसी है और कुछ बच्चे सीख जाएंगे, ठीक है। जो मैथ्स जिन बच्चों ने ऑप्ट की भी है वो सीख जाएंगे ये चीज़ें, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है। बट ट्रिग्नोमेट्री सबने 10th में पढ़ी, बट पूरे और आगे की नहीं पढ़ी, मतलब आपने तो बस इनिशियली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की है। बट 11th 12th में आपका जो है काफ़ी अच्छे लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। उसके अलावा आपको मतलब प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको जैसे लॉग तो मैथ्स वाले बच्चों को भी नहीं आती। और तीसरी चीज़ डिफरेंशिएशन, ये भी नहीं पता हमको क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से मैथ्स वाले बच्चों को भी नहीं पता। ये आएगा हमारे इस साल 11th में आएगा, मैथ्स वाले बच्चों के एंड में। बायो वाले बच्चे तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे अगर उनको ये कराया नहीं जाए तो। और एक इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन तो मैथ्स वाले बच्चे भी 12th में पढ़ेंगे। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, और अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे तो हम हर जगह हमको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए ये मैथमेटिकल टूल्स ये एक ऑप्शनल चीज़ है, ये स्कूल के टीचर्स करा देते हैं, ठीक है। तो ये कोई चैप्टर नहीं है, बट बिना इसके आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। और तो इसको अब सीखते हैं हम। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फंक्शन, ठीक है। और मैथ्स वाले बच्चे भी इस पर फोकस करें, ठीक है, फंक्शन को समझें। और इवन जो 12th के बायो के बच्चे हैं, ठीक है, वो भी कोशिश करें इसको देखने की, मतलब उनके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। 11th की क्लास में उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट नहीं सीखी भी तो फिर तो दिक्कत होगी। जनरली मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काफ़ी दिक्कत आती है। हमारे जो फिज़िक्स में बेसिक लेवल की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज़ होती है, ख़ास तौर पे बायो नीट में, ठीक है। नीट में कोई हाई लेवल के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ नहीं होगा। रही बात जेई में, आईआईटी के एग्ज़ाम में, तो क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे वैसे ही अच्छे लेवल की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो कुछ अच्छी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उनके लिए डाल देते हैं, बट वो कभी कभी मिलता है। तो अभी आपको कोई इतना टफ पढ़ना नहीं होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ठीक लेवल की, थोड़े अच्छे लेवल की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको कराऊंगा। प्लस ये काफ़ी इजी है, ठीक है। जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता, और फिज़िक्स का आधा डर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लग जाता है। अब मान लो अब फर्स्ट क्लास के बच्चे को आपने बोर्डमॉस के क्वेश्चन दे दिए अब बिना पढ़ाए, जबकि बोर्डमॉस बड़ा ईजी है, 5th 6th में आप सीख जाते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, डिवीज़न करना है या क्या करना है जो भी है, बट एक फर्स्ट क्लास के दे दोगे तो उसको दिक्कत होगी, और वो बिना सीखे अगर उसको दे दोगे तो बोलेगा यार मैथ्स से उसका डर बैठ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी होती है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, टीचर्स भी, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, कोर्स में कराएं ना कराएं इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल लेवल पे कई बार टीचर नहीं कराते हैं, और कराते भी तो नाम का करा देते हैं, एक दिन में इंटीग्रेशन ख़त्म, एक दिन में डिफरेंशिएशन ख़त्म। और दूसरी चीज़ अगर कराते भी तो उसको ढंग से समझाते नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले उसको ढंग से समझना है। मैं इसको थोड़ा स्लोली चलाऊंगा क्योंकि स्लोली करेंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि नए कंसेप्ट हैं सारे के सारे, तो ज़्यादा फास्ट नहीं भागना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इवन लॉग, ये 4 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इन सब में कुछ ना कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँगा, आप लोगों को एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है, ठीक है, छोटी सी, मतलब कोई कॉपी इतनी बड़ी नहीं है आपकी, या तो 10 15 20 25 पेज की एक कॉपी बनानी है, और वो जिसकी बन गई वो बेस्ट है, मतलब उसको आगे कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। और कॉपी बना के छोड़ नहीं देनी है, उसको रोज़ आपको ना रिवाइज करना है। इनिशियली आपको डेली करना है, ठीक है, मतलब आपको फिर 1 महीने बाद आपको हफ्ते हफ्ते में करना है, फिर उसके बाद जब आपने 4-5 हफ्ते कर लिए फिर तो महीने में एक बार देख लोगे, क्योंकि याद हो जाएगी तब तक, ठीक है। जैसे जो इनिशियल लर्नर होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट भी आप सीखते हो तो थोड़ा पहले ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर बाद में थोड़ा सा सीख जाते हो तो इतनी मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, तो तभी आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। और यही मैं बोल रहा हूँ, वही बच्चे क्लियर कर पाते हैं जिनका ये अच्छा रहता है। जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करते हैं,
तो वो रह जाते हैं। और ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। ये फॉर्मूला कॉपी बन जाए उनकी और वो उसको फॉलो करें, बिना उसके फिर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हर जगह दिक्कत आएगी। आपको समझ में तो आ रहा होगा हो क्या रहा है, बट जब फॉर्मूला नहीं होगा तो हर क्वेश्चन में आप अटक जाओगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, ठीक है। तो हेडिंग डाल दे सब फंक्शन। अब ये फंक्शन बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को फंक्शन ही नहीं पता होता। इवन मैथ्स के लोगों को भी नहीं पता होता, और मैथ्स में पढ़ रहे हैं, इवन कुछ बच्चों ने मैथ्स में भी फंक्शन रिलेशन कुछ पढ़ लिया होगा, अभी तक स्टार्ट हो गया होगा, बट इसको समझते हैं ढंग से, इसको ढंग से समझते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। तो देखो मैं एक चीज़ लिखता हूँ। मैंने देखा कि एक बंदा जो है ये भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चल रहा है, और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड को मैं एस से या वी से डिनोट कर देता हूँ। देखो वेलोसिटी होती है, स्पीड एक ही चीज़ मान के चलें। अभी जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो मैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा। इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पे। जब t इक्वल्स टू 0 क्या होता है, एक चीज़ ये समझे, t इक्वल्स टू 0 होता है जब आपने देखना स्टार्ट किया। मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ये सारी चीज़ नोट कर रहा हूँ, तो t इक्वल्स टू 0 मतलब जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, तो मैंने देखी इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी 0 है। अब ये जरूरी नहीं t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 ही हो। मान लो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अभी कुछ ऑब्जर्वेशन देख नहीं रहा, और तभी मेरे सामने से एक बच्चा भागते हुए जा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ मैं। तो जैसे मैंने उसको देखा फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो भाग रहा था, तो t इक्वल्स टू 0 पे जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, हो सकता है उसके पास कुछ वेलोसिटी हो, वो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हो, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 में वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। आप ये मत सोचना t इक्वल्स टू 0 में वेलोसिटी 0 ही होगी, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे सोचते हैं यार t इक्वल्स टू 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग तो गाड़ी स्टार्ट तो 0 से ही होगी, कोई ऐसे चलती हुई गाड़ी तो कभी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये नहीं, t इक्वल्स टू 0 मतलब जब कोई ऑब्जर्वर किसी को देख रहा है, उसने फर्स्ट टाइम देखा, और फर्स्ट टाइम देखते हुए कोई हो सकता है कि इनिशियली चल रहा हो, तो t इक्वल्स टू 0 में आपकी वेलोसिटी जरूरी नहीं है 0 ही हो, कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है। कोई भागता हुआ इंसान भी मुझे दिख सकता है, और हो सकता है मैं देखूं जिसको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बस खड़ा था, रेस्ट पे ही था, फिर स्टार्ट किया। तो अभी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, ये बंदा t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, और बाद में मैं देख रहा हूँ t जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम 1 हुआ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। और कैसे बढ़ने लगी, मैंने देखा इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो t प्लस 2 के हिसाब से बढ़ रही है। एक फॉर्मूला दे रखा है v इक्वल्स टू t प्लस 2, ठीक है, या v इक्वल्स टू 3t, ये दे रखा है v इक्वल्स टू 3t। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t की वैल्यू 0 डालो तो वेलोसिटी कितनी मिल रही है मेरे को 0। अब t इक्वल्स टू 1 सेकंड बाद जब मैंने देखा, जब 1 सेकंड बाद जब इसकी वेलोसिटी देखी, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तब ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। जब मैंने 1 सेकंड बाद फिर देखा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड बाद देखा, तो 2 सेकंड बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी मान लो इसको नाम t1 दे दिया, इसको v1, t2 दे दिया v2, t3 दे दिया v3, ठीक है। तो v3 कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ऐसा सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। तो जब मैं देख रहा हूँ इस बंदे की वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। अगर टाइम चेंज होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ये चीज़ समझ में आ रहा है। इस बंदे की वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं देखूंगा वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ, ये क्या है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है ना, v की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है और t की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये v और t दोनों है क्या, v और t दोनों क्या है, वेरिएबल्स बोलते हैं ना इनको। तो v और t दोनों क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। पढ़ा है ना ये तो मैथ्स में, कुछ चीज़ कांस्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ वेरिएबल्स होती हैं। तो v और t दोनों वेरिएबल्स हैं, बट इन दोनों वेरिएबल्स में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जो t जो है, इधर देखें, जो t जो है, इस t को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। t को हम कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, v को हम बोलते हैं डिपेंडेंट और t को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो t को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल।
क्यों बोला मैंने ऐसा? अभी देखो v भी एक वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, और v किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है ना टाइम पे। क्या टाइम के चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज हो रही है? अगर टाइम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है ना। अगर टाइम की वैल्यू 5 हो जाएगी तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 15। जब टाइम की वैल्यू 10 हो जाएगी तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 30। तो वेलोसिटी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? टाइम के अकॉर्डिंग। देखो दोनों वेरिएबल है, वैल्यू तो दोनों की फिक्स नहीं है, अलग अलग होती जा रही है। टाइम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, बट टाइम के अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। आपकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी टाइम चेंज होगा, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग थोड़ी घड़ी चलने लगेगी। ऐसा होता है क्या कभी कि आपकी स्पीड चेंज होगी उस हिसाब से घड़ी ने अपना टाइम बना लिया? ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, घड़ी का जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यानी वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो वेलोसिटी कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और टाइम कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल एक पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। कैसे डिपेंड कर रहा है वो फॉर्मूला भी दे दिया। अभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब भी मैं ये लिख रहा हूँ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, ये मुझे एक सिचुएशन बता रहा है। अब नॉर्मल मैथ्स जो हम नॉर्मल इंग्लिश में, क्योंकि दो वेरिएबल्स है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके बीच का रिलेशनशिप को नॉर्मली कैसे बताऊंगा इंग्लिश में? ये लाइन से, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर भी था, मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस में टी तो 0 ही है, टाइम पे फर्क नहीं पड़ा, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? 0। मान लो अचानक से वेलोसिटी टी तो मेरे टाइम तो चेंज नहीं हो रहा, और टेम्परेचर अचानक से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया उसी टाइम, टी इक्वल टू 0 पे। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? क्या नहीं होगी। क्यों? वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे थोड़ी करता है, टाइम पे करता है। ठीक है, मतलब हमेशा ध्यान रखना है जो आपका फॉर्मूले में लिखा हुआ है उसी पे वेलोसिटी डिपेंड करेगी ना। ठीक है, टेम्परेचर नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखा ही नहीं मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा है v, यहाँ पे वेलोसिटी है, और यहाँ पे t क्या है? टाइम। और टाइम किस पे, v किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। तो नॉर्मल मैथ्स में मैं क्या बोलता हूँ? वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। अब नॉर्मल इंग्लिश में, अब मगर जब हम मैथ्स की लैंग्वेज में इसको लिखते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते, v डिपेंड्स अपॉन टाइम नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसको वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम नॉर्मल इंग्लिश में, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों का मतलब सेम होता है। अब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी बोल दिया मैंने, तो नेक्स्ट चीज़, ये इतना लंबा बोलने की जगह मैं चाहता हूँ कि छोटे शॉर्टकट में इसको बोल दूँ। तो शॉर्टकट में बोलने के लिए मैं क्या लिखूँगा? मैं लिख लूँगा v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ इसके नीचे लिख लेना आप। तो इसको लिखूँगा v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो ये तीनों लाइंस एक ही हैं। अगर मैंने ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। f लिखते हैं, जो यहाँ पे ये t जो ब्रैकेट के अंदर f के बाद ब्रैकेट के अंदर आता है वो कौन सा वेरिएबल आता है? वो आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा ये कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सा, जब भी मुझे कभी भी कोई रिलेशनशिप बताना है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो तो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो यहाँ वाला है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है टी इज अ फंक्शन, वी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ऐसा बोला है तो इसको पढ़ूंगा ये ऐसे नहीं, वी इक्वल्स टू एफ टी नहीं बोलूंगा। ये दिखने में तो v इक्वल्स टू एफ टी दिख रहा है, बट इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लिखने के लिए छोटा हो गया ये, ठीक है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे इसका मतलब v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम से क्या समझ में आता है? वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है? ऐसे करता है, ठीक है, कि जब t की वैल्यू 1 होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू 3 होगी, t की वैल्यू 2 होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू 6 होगी, t की वैल्यू 3 होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू 9 होगी, t की वैल्यू 5 होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू 15 होगी। यानी जैसे जैसे t को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जल्दी से इसको उतारें, फिर मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अभी मैंने ये बोला ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वाइग्राम नहीं भी बनाया तो ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। और एक ये चीज़ लिख लेना, ये आपको उतारना है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ये दोनों लाइन लिखनी है आपको, और ये तीन लाइन, यानी मुझे ये पता चल गया जब भी इधर लिखूंगा लेफ्ट साइड में जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो कैसे पता चलेगा? एफ के अंदर एफ लिखेंगे, एफ मतलब फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर जो जो वेरिएबल पे वो डिपेंड करता है उस पर रख देंगे। ये एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है। मान लो मैंने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3z, ठीक है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3z, ठीक है। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? इस लिखने से पहले मैं एक चीज लिख सकता था, ये देखो, ये रिलेशनशिप बाद में बताते हैं अपन, ये मैं पहले बाद में बताऊंगा। इससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? v इज अ फंक्शन ऑफ t। जैसे मैंने बोला कि भाई a और b दो बंदे हैं, एक बंदा है a और ये बंदा है b, क्या ये रिलेशन में है या नहीं है? क्या ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है? तो पहले मैं ये बोलूँगा हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में। अब दूसरा, भाई क्या रिलेशनशिप है? क्या इसका चाचा लगता है, ताऊ लगता है, अंकल लगता है, भाई हैं दोनों, क्या है? फिर वो बाद में ये चीज़ है वो रिलेशन। तो रिलेशन बाद में बताएंगे कि एक्चुअल रिलेशन क्या है, पहले ये बताएंगे क्या ये इनके बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। तो ये लिखने से पहले मुझे क्या लिखना होगा? अगर मेरे पास ये रिलेशनशिप दिख रहा है तो इससे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा? पहले मैं ये लिखता y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ये समझ में आया? पहले हम ये लिखेंगे, क्यों? जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करूंगा y की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे z की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। तो y किन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है? y कर रहा है x और z पे। तो x और z तो क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये लिखने से पहले ये तो हो गया कि भाई एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है, ये तो हो गया एक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है। और वो रिलेशन है या नहीं है किनके बीच में, ये यहाँ पे है, ठीक है। इसको वैसे फंक्शन बोलते हैं, बट ये एक्चुअली में क्या बता रहा है आपका कि भाई ये दोनों कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो इससे तो ये पता चल गया y x और z पे डिपेंड कर रहा है। इससे पता चल जाएगा कि y का फॉर्मूला होगा xz के टर्म्स में। अब वो फॉर्मूला ये होगा या फॉर्मूला वो 3x स्क्वायर प्लस 2z होगा, या y इक्वल्स टू 5x प्लस माइनस 5 या तो 3z होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो बाद में बताएंगे हम। हमेशा पहले ये बताएंगे कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कोई 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, कोई वेरिएबल, जैसे अगर मैंने ये लिख लिया, मान लो मैंने लिख लिया y इक्वल्स इज अ फंक्शन ऑफ a कॉमा b कॉमा c। तो इससे मेरे को पता चल रहा है y एक कोई वेरिएबल है, a b c भी वेरिएबल है, बट y का जो फॉर्मूला बनेगा वो a b c के टर्म्स में बनेगा। तो पहले मैं ये लिखूंगा, अब वो क्या रिलेशनशिप में होगा तो उसके बाद लिख लूंगा। मान लो वो ऐसा है 3a स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 3a, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। तो a b c पक्का a b c आएंगे ही आएंगे, अगर फॉर्मूले में लिखा है तो ये चीज़ें आएंगी आएंगी, क्योंकि इन पर डिपेंड कर रहा है ना, a b c आना ही पड़ेगा। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ a b c। बट अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे अगर कोई d आ रहा है तो d वेरिएबल नहीं होगा। फिर अगर मैंने लिख लिया y इज़ अ फंक्शन ऑफ a b c, चलो पहले तो ये उतारें, सब समझ गए, आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो लेक्चर जो स्टार्टिंग में जो नोट्स बना लिए वो काफ़ी है, अब आप बस देखते जाएं, ठीक है। अगर मैंने लिखा है, मान लो मैंने लिखा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2x प्लस z। अब हमेशा ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, इस पूरे जो एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, एक तो ये y और दूसरा x, ठीक है, जिसमें से y है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो z है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही होगा। समझ में आया? अगर मैंने पहले ये लाइन लिख दी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे, अगर उसके अलावा कोई भी चीज़ आ रही है तो वो हमेशा याद रखें कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये कोई वैल्यू इसकी चेंज ही नहीं होगी कभी भी। ये z की वैल्यू मान लो कुछ होगी 2 और वो हमेशा 2 ही रहेगी, ठीक है, या 5 होगी तो 5 ही रहेगी। तो z कोई कांस्टेंट है, उसका नाम कांस्टेंट का नाम दे दिया। जैसे हम बोलते हैं ना g कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11, बट है तो कांस्टेंट ना, g नाम दे दिया,
ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ ये z है, ये कुछ कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। अगर ये वेरिएबल तब मानता जब यहाँ पे x, z भी होता, तब ये वेरिएबल होता। समझ में आ रहा है? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन कुछ रिलेशनशिप ऐसा लिखा हुआ है और उसके अलावा कोई तीसरा या चौथा वेरिएबल आ जाए, ठीक है, फिर वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। आपको लग रहा है ये वेरिएबल है, या आप वेरिएबल लेके नहीं चलोगे, ये कांस्टेंट लेके चलोगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो मैंने लिखा है एक और चीज, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और मैंने लिखा y इक्वल्स टू c, ठीक है, मैंने लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंड करता है, और मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू c। तो क्या c चेंज हो रहा होगा? क्या c चेंज नहीं हो रहा, c एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि लिखा ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ इस जब भी फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल होंगे, y और x। अब आप बोलोगे इस x तो आया ही नहीं यहाँ पे, बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा x आया नहीं, तो हो सकता है वो x पे डिपेंड करता है, बट अभी कोई फॉर्मूला आ नहीं रहा। वैसे हमने देखा था कि y x पे डिपेंड करता है, बट कई बार नहीं आता है। कई बार ऐसी सिचुएशन है कि x पे डिपेंड तो करता था, बट x कुछ फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, ठीक है। इस वाले में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, अगर वेरिएबल होंगे तो ये दो ही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, जो भी बचा वो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अभी हमको ये समझ में आया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमको ये समझ में आया, फंक्शन एक चीज़ होती है जो कि हमको बताती है कि कुछ क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन किस पे नहीं। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है, जो f से पहले लिखा होता है, मान लो इधर लिखा मैंने q इक्वल्स टू f और p r, तो जो पहले लिखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ये हमेशा ध्यान रखें कि ये कौन सा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों कौन से हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इनके अलावा अब ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा जब ये कैसा रिलेशनशिप है, जब वो रिलेशनशिप लिखूंगा q इक्वल्स टू 2p माइनस 5r, या तो इतना भी मिल सकता है। और इसके अलावा अगर कोई तीसरा वेरिएबल मिल गया तो वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखें, वो क्या होगा आपके लिए, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, नई चीज़ है, बस सिंपल सी चीज़ समझनी है हमको कि भाई जब भी हो दो तीन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप हो तो उसको ऐसे शो करता है कि कौन किस पे डिपेंड करता है, और फिर रिलेशनशिप के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। चलो मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं क्या, कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो मैं बोलूँगा y फंक्शन है x का, बट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z भी है, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा y z का भी फंक्शन है। भाई z के अकॉर्डिंग भी तो y चेंज हो रहा है, तो मुझे तो ये लिखना पड़ेगा ना, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फंक्शन में आपका चाहे वो ऊपर आए चाहे नीचे आए, फंक्शन में आपको बस ये लिख देना है कि y x से भी डिपेंड करता है और z पे भी डिपेंड करता है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, z की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फंक्शन को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा बता दिया, बट फिर भी क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है, इसीलिए थोड़ा सा बता दिया। और अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपकी कन्फ्यूजन्स कम होती जाएंगी। देखो अभी हो सकता है कि अभी भी बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बट जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, पढ़ते जाएंगे, मैं एग्जांपल्स कराता जाऊंगा, वैसे वैसे आपकी कन्फ्यूजन्स चेंज होते कम होती जाएगी, ठीक है। अब फंक्शंस, अभी बस लास्ट एक क्विक रिवीजन लास्ट बता रहा हूँ। फंक्शन क्या बताता है? फंक्शन आपका ये चीज़ बताता है कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जब भी मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, मान लो r इज फंक्शन ऑफ a, b, तो जो भी लेफ्ट में लिखा होगा इस ये वाला वेरिएबल डिपेंड कर रहा है a और b पे। अब कैसे कर रहा है वो उसके बाद बताओगे, कुछ फॉर्मूला लिख के, r इक्वल्स टू 3a माइनस 6b, ठीक है, वो उसके बाद में बताना पड़ेगा, +7, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है r इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस 5b क्यूब, कुछ भी हो सकता है ना। और ऐसे नहीं, अब यही पढ़ेंगे क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, क्या क्या टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया, बट किस तरीके से क्या क्या मिल सकता है, ऐसा मिलेगा और क्या मिलेगा, वो अब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो फंक्शन मतलब कोई चीज़ किस पे डिपेंड करी, उसके बाद क्या रिलेशनशिप होगा, वो उसी को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन।
किस किस टाइप के रिलेशनशिप में, देखिए ये अलग टाइप का रिलेशनशिप है, इसमें पावर आ गई, ये अलग टाइप का है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो हेडिंग डालें सब, फंक्शन तो थोड़ा समझ में आ गया, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं हमको। तो पहले तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट में नंबर टाइप लिख देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस हमको पढ़ने हैं, और फिर एक एक करके उनको स्टडी करते हैं, और अभी यही चलेगा हमारा कुछ दिन। तो फर्स्ट है एल्जेब्रिक फंक्शन। पहले फंक्शन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। सेकंड जो होता है वो आपको पढ़ना है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। थर्ड जो है, जो टाइप का फंक्शन आप पढ़ोगे वो है लॉगैरिथमिक फंक्शन। लॉगैरिथमिक फंक्शन, इस टाइप का भी कुछ फंक्शन होता है। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक जो लास्ट आ जाएगा आपका, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, मिक्स्ड फंक्शन। मिक्स मतलब इन्हीं सब का, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही जनरली इनके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके नीचे ही, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल मैंने लिखा, तो देखो मैंने बोला y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसको देखें पहले, ठीक है, बाद में उतारना, पॉज करके आप उतारना। अभी आप देखो इसको, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। y x का फंक्शन है और यहाँ पे x की पावर में कुछ आ जाएगा, नीचे वेरिएबल रहेगा, x नीचे रहेगा और पावर कांस्टेंट में आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। या y इज अ फंक्शन ऑफ x है और एक या रिलेशनशिप ऐसा हो गया 2x, x तो यहाँ पे यही है, मतलब समझ में आ रहा है, x की पावर क्या है, कांस्टेंट 1 है। या एक एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x, मतलब x की पावर x होगा नीचे और पावर जो है वो कांस्टेंट होगी। पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। या y इक्वल्स टू 1/x, ये भी एल्जेब्रिक है, क्यों, x की पावर क्या हो गई, -1। समझ में आ रहा है। देखो इसको लिखेंगे तो क्या लिखूंगा, x की पावर -1, पावर -1 हो गई, एक कांस्टेंट है ना, बट वेरिएबल नीचे आना चाहिए, वेरिएबल नीचे आना चाहिए। या y इक्वल्स टू √x, समझ में आ रहा है, x की पावर 1/2। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है। या y इक्वल्स टू रूट के अंदर x² प्लस 2, ठीक है। तो देखो एक प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, वो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने लिखा है y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 1/x से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं देखो y इक्वल्स टू 1/x है तो x इक्वल्स टू भी तो 1/y हो गया, तो ये होगा, बट हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको ये डिफाइन करना चाहिए, और मैंने पहले ही लिख दिया था कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो y डिपेंड कर रहा है x पे, x डिपेंड नहीं कर रहा। तो फॉर्मूला जब भी बनाओगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन होना चाहिए, y। तो हमेशा ये सही रहेगा, ये नहीं लिखोगे आप, ये लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको y इक्वल्स टू 1/x ही लिखना पड़ेगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेफ्ट में और उसके टर्म्स में फॉर्मूला होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे, इवन इनको भी बना सकते हैं ऐसा, तो यहाँ से भी बन जाएगा। देखो x इक्वल्स टू √y बन जाएगा, अगर मैं इधर देखूँ y इक्वल्स टू x² है तो x इक्वल्स टू √y बन जाएगा। बट आपको नहीं लिखना है, ये वाला रिलेशनशिप नहीं निकालना है। आपको कौन सा रिलेशनशिप यूज़ करना है, आपको जो y का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले, हालांकि हम इनको थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करूँगा मैं एक एक करके, ठीक है। अभी मैं बस एग्जांपल्स के साथ आज के लेक्चर्स को जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये सारे बस जो हमको पढ़ने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि और कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होंगे, तब एक एक फंक्शन को उठाएंगे, ढंग से समझेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, जो हमको पढ़ना है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने लिख दिया y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड करता है x पे, y का फॉर्मूला होगा x के टर्म्स। अब यहाँ देखना इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखना। तो इधर जो रिलेशनशिप आएगा वो ऐसा आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 की पावर x। समझ में आया क्या फ़र्क, क्या है दोनों में फ़र्क? ये यहाँ पे वेरिएबल नीचे था, पावर कांस्टेंट थी, यहाँ पे नीचे कांस्टेंट नीचे है और वेरिएबल ऊपर पावर में।
जब वेरिएबल पावर में आएगी तो ऐसा रिलेशनशिप को या ऐसे फंक्शंस को जब ऐसे कोई डिपेंड करेगा, अगर y ऐसे डिपेंड करेगा तो कोई फ़र्क है। देखो एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक तो लिखा है मेरे को y इज़ अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, और एक रिलेशन लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक रिलेशनशिप लिखा है y इक्वल्स टू 2 की पावर x। क्या फ़र्क है दोनों पे? देखो इससे ये तो मेरे को पता चल रहा है कि x अलग अलग x पे y अलग अलग होता है। तो देखो क्या फ़र्क है, x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो, 0 की पावर कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। बट यहाँ देखो जब x की वैल्यू 0 होती है तब y मेरे को क्या मिलता है, x की वैल्यू 0 रखो, 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे तो अलग चीज़ मिल रही है। हो सकता है मान लो कोई भाग रहा है, अब वो भाग रहा है उसकी डिस्टेंस या तो अगर ऐसा चेंज हो रही है कि x इक्वल्स टू 0 पे y 0 है, ठीक है, और इधर x इक्वल्स टू 0 पे वो कुछ आगे खड़ा है, ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। अब यहाँ देखा मैंने x इक्वल्स टू 1 डाला तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो y तो 1 है, बट यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 डाला तो y कितना मिल रहा है मेरे को 2 मिल रहा है, 2 की पावर 1। यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 डाला मैंने तो y कितना मिल रहा है 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 4 मिल रही है। और यहाँ पे सेम मिल सकती है, x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू भी क्या मिल रही है 4। तो किसी किसी जगह सेम भी मिल गई, बट जरूरी देखो ये अलग तरीके से y वेरी कर रहा है, y वेरी तो कर रहा है अलग अलग x पे, यहाँ पे ऐसे कर रहा है 0 1 4 और वहाँ 1 2 4। तो ये दो अलग टाइप के फंक्शन है। तो अगर नीचे कॉन्स्ट वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, पावर कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 100 कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं कैसा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। और जब नीचे कांस्टेंट और पावर वेरिएबल तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू 2 की पावर x कैसा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कौन सा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कल देखो मैं अच्छी नेक्स्ट क्लास में जो मैं अच्छी तरीके से और ढंग से समझाऊंगा। आज तो एक बेसिक सा लेक्चर है, ठीक है, बट ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना समझ सकते हो, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी आज के लेक्चर में, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रही है यानी आप दिमाग चला रहे हो, और दिमाग चलाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दिमाग ही चलाना है आपको। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर होती जाएगी लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है। चलो और क्या एग्जांपल बन सकता है, y इक्वल्स टू 10 की पावर x, y इक्वल्स टू 5 की पावर -x, समझ में पावर में होना चाहिए, ठीक है, या y इक्वल्स टू e की पावर x। अब ये e क्या होता है, ये जब मैं इसको ढंग से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तब, ठीक है। y इक्वल्स टू e की पावर -x, समझ में आ रहा है। तो पावर में वेरिएबल और नीचे कांस्टेंट होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और अलजेब्रिक फंक्शन में नीचे वेरिएबल और पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। लॉगरिथमिक फंक्शन किस टाइप के होता है, अभी तो एग्जांपल ही लिखना है। चलो पहले आप ये कॉपी कर लो, ठीक है। चलो कॉपी कर लिए ये सारे एग्जांपल्स, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ अभी। चलो तो लॉगरिथमिक फंक्शन के एग्जांपल्स बताता हूँ। तो अगर मैंने लिखा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो y इक्वल्स टू ऐसा लिखा होगा log, यहाँ पे कुछ बेस लिखा होगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिखा होगा, और x इधर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं 10 ही हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू थी ना, जरूरी थोड़ी पावर 2 ही हो, कभी 3 भी हो गया, ऐसे यहाँ पे कुछ भी। y इक्वल्स टू log, ये तो x लिखना है, ये कुछ भी हो सकता है 5, ठीक है। y इक्वल्स टू log, देखो ये e जो है ना, अभी जो मैंने उधर भी लिखा था और इधर, ये e को बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.718। ये एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, चलता जाएगा चलता जाएगा। और ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी मैथ्स और फिजिक्स में आप बार बार ये ई देखते जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ई का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो याद रखें, इसकी वैल्यू लिख लें, और इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, ठीक है, नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। और ये इसकी वैल्यू होती है, एक इरेशनल नंबर है, पूरी वैल्यू नहीं, आगे नॉन टर्मिनेटिंग में बता भी नहीं सकता इसकी वैल्यू 2.718, और आगे भी चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ये वैल्यू हो जाएगी। तो याद रखें, अब ये होता क्या है, कैसे कैसे वैल्यूज़ चेंज होती है, जब मैं लॉग पढ़ाऊँगा ना, इसके बाद जब एक एक फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊँगा इसको,
ठीक है, लॉग के। बट अभी ये ध्यान रखो y इक्वल्स टू y फंक्शन है x का, तो y का फॉर्मूला होगा, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ पे एक log आएगा और ये x आ जाएगा और नीचे पावर कुछ भी बेस कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता ही है, तो मैंने लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ x। पहले मैंने ये बता दिया कौन किस पे डिपेंड करा। अब y डिपेंड करा तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू साइन x, या y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू साइन x प्लस tan x। ठीक है, बीच में देखो इनके बीच में प्लस माइनस हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी प्लस माइनस कर दिया था ना एक्स्ट्रा, ये प्लस आ गया तो ये सब चलेगा। बट जो भी चीज़ होनी चाहिए वो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसे इधर भी प्लस ये भी ऐड हो सकता था इसके साथ। ठीक है, बट सारे लॉग वाले होने चाहिए। क्लियर? अब उसमें जितने भी कॉट सेक वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मिक्स्ड फंक्शन लास्ट हमारा। ठीक है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। मिक्स्ड मतलब ये चारों लग रहे हो जिसमें, अब देखो कुछ एग्जांपल से बताऊंगा, समझना इसको। एक तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, y इक्वल्स टू मैंने लिखा है साइन x प्लस x की पावर 5। तो एक मिक्स्ड फंक्शन है, दो फंक्शंस इसमें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? उनका एडिशन हो रहा है, ये मिक्स्ड हो गया। और y इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस log x बेस 5। ठीक है, ये भी एक मिक्स फंक्शन हो गया, जिसमें क्या हो गया, यहाँ तो आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये हो गया लॉग फंक्शन। अब एक जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मैं लिखूंगा, देखते हैं कौन समझ पाता है उसको। इसी का मिक्स्ड फंक्शन का फॉर्म लिखा हो, देखो y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब कई लोग बोलेंगे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिर्फ, नहीं, ये एक मिक्स्ड फॉर्म है, मिक्स्ड फंक्शन है, जिसमें कौन कौन से फंक्शन है, दो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल, एक आपका एल्जेब्रिक। साइन के अंदर x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर तो एल्जेब्रिक होता है। ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने, y इक्वल्स टू tan e की पावर x। समझ में आ रहा है? अब जनरली अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो tan के अंदर क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, बट ये तो e की पावर x आ गया। ट्रिग्नोमेट्री भी है और साथ में कौन सा है, एक्सपोनेंशियल भी है। समझ में आ रहा है? तो ये मिक्स्ड हो गया। मिक्स्ड के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैं मिक्स्ड के एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप उतारते जाओ। ये जो मैंने लिखा हुआ है पेज आप कैसा होना चाहिए, जिसमें सारे एग्जांपल्स, बाद में एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी करते टाइम ये चीज़ें काफ़ी काम में आएगी। तो फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अगर ये नहीं समझा तो उसको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके, बट ये बड़ा ज़रूरी है आपका। मैंने लिखा y इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया मान लो लॉग एक्स स्क्वायर बेस 5। क्या है ये भी मिक्स्ड है। क्यों? लॉग में x होता तो चल जाता, बट यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? क्या मैंने बोला y इक्वल्स टू लॉग साइन x बेस 10। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे x होना चाहिए था, x की जगह साइन, यानी ये दो हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल था, देखो इसी के जैसा एक और दिखाता हूं। ये कैसा फंक्शन है, ये भी मिक्स फॉर्म। यहां पे लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल था, या एक्सपोनेंशियल के अंदर लॉग है। भाई यहां x आना चाहिए था, x की जगह क्या आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन था, उसमें x आना चाहिए था, x की जगह कौन सा आ गया आपका, एल्जेब्रिक फंक्शन। यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, x का स्क्वायर, बट x की जगह क्या है, log x आ गया बेस 2। समझ में आ गया? तो इस टाइप की बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशंस मिलेंगी आपको, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये तो बड़ी ईजी सी मिक्स फॉर्म है ये वाली तो, बट ये वाली मिक्स फॉर्म्स को आपको समझना पड़ता है, ये वाली मिक्स फॉर्म। तो एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे को यही समझना था, फंक्शन क्या बताता है कि भाई दो, लास्ट टाइम मैं फिर बता रहा हूँ कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करती है, 2 या 3 या 4 या 5 जो भी है,
लेफ़्ट साइड में जो होता है वो हमारे पास वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो राइट साइड में होता है आपके वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल किन किन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है उसको लिखने का एक तरीका होता है, और उसको हम बोलते हैं फंक्शन। और उसमें हम क्या लिखते हैं, मान लो y डिपेंड कर रहा है x और z पे, तो मैं लिखूँगा y इक्वल्स टू f और ब्रैकेट में x, z। अब वो कैसे डिपेंड कर रहा है वो मैं आगे लिखता हूँ। उसके बाद अभी मैंने सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट लिखा था, सब जगह y x पे डिपेंड कर रहा था। अब वो ऐसे डिपेंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे, जब पावर नीचे वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है तो उसको हम बोलेंगे कौन सा, एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा, या तो फिर वो ऐसे करता है कि नीचे तो कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम में क्या होगा, कुछ ये तरीका होता है लिखने का, y इक्वल्स टू, ये सिंपल सा ही एग्जांपल बना दे, y इक्वल्स टू log x और बेस में कुछ भी होता है, यहाँ पे x आना चाहिए। ठीक है, अगर x पे डिपेंड करा तो। ट्रिग्नोमेट्रिक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ ही है। जैसे ये वाला और ये वाला पढ़ा हुआ है, इवन ये भी पढ़ा हुआ था, 2 की पावर x भी पढ़ा हुआ है ना, लिख सकते हो आप। ये नया मिक्सड आ जाएगा इन सब का ग्रुप, जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा फंक्शन का, उसमें हम एक एक करके सबको देखेंगे, और जब हम एक एक करके फंक्शन सीख जाएंगे ना तो हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चुटकियों में हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर आपको सब चीज़ समझ में आएगी, और फिर आपको ना मोशन वाले चैप्टर में भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मोशन वाले चैप्टर में उन्हीं बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है जिनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या ये फंक्शन वंक्शन उनको समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स उनसे हिलते ही नहीं है, तो तभी हिल पाएंगे जब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो आप